हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी में एक नया टॉपिक जो कि है एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस में हम ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है एंड जो पीएच है हम इसको एसिड और बेस, मेनली जो अल्कलोसिस है उसमें है अल्कलोसिस, जो ये लिया गया है अल्कली वर्ड से, जिसका मतलब होता है बेस। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एसिड और बेस का बैलेंस रहता है। तो अब इसमें क्या है, हम इससे पहले जान लेते हैं पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसपे कि हम मेजर कर पाते हैं कि बेसिसिटी के बारे में और एसिडिटी के बारे में। तो ये यहाँ पे एक पीएच स्केल है, हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 1 से लेके 14 तक होती है। अब ये वाला जो पॉइंट है 7.35 से लेके 7.45 तक, ये हमारा नॉर्मल पीएच होता है, मतलब कि न्यूट्रल होता है यहाँ पे नॉर्मल, जैसे वाटर का पीएच 7 होता है। अब ये जो इसमें रेंज दी गई है, जो रेंज दी गई है, ये इसलिए दी गई है क्योंकि जो भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं, जो हमारे अंदर जो बॉडी ब्लड के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं, उनके बेस पे क्या होता है कभी कभी कि थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। तो इसलिए ये क्या किया है, ये रेंज दी गई है। अब क्या होता है कि अगर इस वाले 7.35 से अगर इस तरफ को जाता है पीएच, तो क्या होगा, अगर 6, 5, 4, 3, 2, 1 अगर इस तरफ को शिफ्ट होता है पीएच, तो मतलब कि एसिडिटी बढ़ेगी, मतलब एसिड का जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ेगा। अगर किसी प्रोडक्ट का या किसी चीज़ का पीएच 4 है और 3 है, तो जो 3 वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो मोर एसिडिक देन 4 वाले से होगा, मतलब कि जो 3 वाला होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा 4 वाले से। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट का क्या होता है, अगर इस तरफ ज़्यादा जाता है पीएच स्केल, तो क्या होगा, यहाँ पे उस प्रोडक्ट की बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी। मतलब कि अगर किसी का पीएच 13 है और 12 है, तो जो 13 वाला प्रोडक्ट होगा वो मोर बेसिक देन 12 वाले से होगा। सो क्या है, यहाँ पे जाने पे क्या होगा, हमारी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो अगर यहाँ जाने पे एसिडिटी इंक्रीज हो रही है तो हम उसी को बोलते हैं एसिडोसिस, और अगर यहाँ जाने पे बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है हम उसी को बोलते हैं अल्कलोसिस। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद में कि हमारी बॉडी में ब्लड में क्या होता है कि एक कंडीशन है होमियोस्टेसिस, जिसमें कि हमारी बॉडी एकदम इक्विलिब्रियम में रहती है हर कंडीशन से। लेकिन क्या होता है, कभी हमारी बॉडी में जो एसिड है, बेस है, उसका लेवल कभी फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, किसी वजह से बढ़ जाता है, किसी वजह से कम हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो कि वर्क करते हैं। बिकॉज अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया वो भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी डेंजर है, और अगर ज़्यादा अल्कलोसिस मतलब ज़्यादा बेस हो गया तो भी हमारी बॉडी के लिए डेंजर है वो। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं ये वहाँ एक्टिव हो जाते हैं और ये अपना वर्क करते हैं। कैसे, फर्स्ट जैसे कि बफर्स होते हैं। बफर वो होते हैं जो कि हमारे सबसे पहले एक्टिव होते हैं, जो कि ब्लड के पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। दे मेंटेन्स पीएच ऑफ ब्लड, ये हमारे जो ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं। दे आर फास्टेस्ट कंज्यूम, बस इनकी एक चीज़ थोड़ी वैसी होती है कि ये बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, ये जल्दी से सीक्रेट होते हैं लेकिन ये जल्दी से कंज्यूम हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी पेशेंट को अल्कलोसिस हो गया है, मतलब कि उसकी बॉडी में बेस ज़्यादा हो गया है, तो क्या होगा, ये H+ रिलीज करेगा। और यहाँ पे हम जानते हैं अल्कलोसिस में क्या होता है, OH आयंस का रिलीज ज़्यादा होता है, OH आयंस का रिलीज ज़्यादा होता है। तो अगर किसी को अल्कलोसिस हो गया है तो हमें पता है कि OH आयन को कम करना है, तो क्या करेगा, ये उस कंडीशन में H+ रिलीज करना स्टार्ट करेगा, और H+ रिलीज करके ये कंबाइन करके साथ में इसको यहाँ पे ये H2O बना देगा, मतलब न्यूट्रल कर देगा। हमें पता है वाटर है, ये वाटर का जो pH लेवल होता है वो इतना होता है,
7 के आसपास, तो क्या होगा कि वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर किसी को एसिडोसिस हो गया, इफ एसिडोसिस अगर किसी को एसिड बढ़ गया किसी की बॉडी में, तो क्या होगा, एक्सेप्ट्स H+ आयंस, क्योंकि हमें पता है तो किसी की बॉडी में एसिड इंक्रीज हो गया है तो मतलब कि H+ का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है H+। तो जाहिर सी बात है कि अगर एसिडोसिस हो गया है तो उस पेशेंट में हमें H+ आयंस को रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, बफर क्या करेगा, एक्सेप्ट्स H+ आयंस, जो भी H+ आयंस होंगे बॉडी ब्लड के अंदर उनको क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा और क्या करेगा, सेंड्स टू लंग, और कहाँ भेज देगा, लंग्स को भेज देगा फॉर एक्सपेल आउट। किसके लिए, एक्सपेल, ताकि वो उसको बाहर एक्सपेल कर सके इन द फॉर्म ऑफ वाटर वगैरह, जैसे भी वो कर सके, ठीक है, मॉइस्चर के रूप में। फिर सेकंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो जल्दी कंज्यूम हो गया। फिर कौन सा है, सेकंड आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद क्या होता है कि दे ऑल्सो मेंटेन pH बाय गैसियस एक्सचेंज, ये भी क्या करता है, ये भी हमारे pH को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, बाय एक्सचेंजिंग गैसेस एक्सचेंज, कैसे करके, गैसियस को एक्सचेंज करके CO2 और O2 का, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर किसी पेशेंट में एसिडोसिस हो जाता है, किसी पेशेंट में एसिडोसिस हो गया मतलब कि क्या, CO2 इंक्रीज। मैं बता दूं आपको, जो CO2 है वो एक एसिड नेचर है उसका, जो CO2 है उसका जो नेचर होता है वो एसिड होता है। CO2 एसिड इन नेचर होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एसिडोसिस हो गया है मतलब कि इंक्रीज CO2 हो गया है वहाँ पे किसी को, और O2 का लेवल डिक्रीज हो गया है, तो क्या करेगा, हमें क्या है, हमें पता है कि CO2 एसिड है और एसिडोसिस हो गया है, तो जाहिर सी बात है हमें CO2 को कम करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा CO2 होगी तो दिक्कत आ जाएगी और ज़्यादा एसिडोसिस हो जाएगा और मे बी सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होगा, सो लंग्स हेल्प इन एक्सपेल, तो क्या करेंगे, लंग्स जो CO2 है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सो pH इंक्रीजेज, तो क्या होगा, pH लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि pH इंक्रीज मतलब यहाँ पे जाएगा। तो हम, और हमें चाहिए यही, क्योंकि हमें एसिडिटी कम करनी है, पेशेंट को एसिडोसिस हो गया है तो हमें चाहिए कि बेस बढ़े। तो क्या होगा कि pH इंक्रीज हो जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगी लंग्स के थ्रू। आउट CO2, pH इंक्रीजेज आउट CO2 फ्रॉम द बॉडी बाय एक्सहेलेशन, मतलब सांस को छोड़ के CO2 बाहर निकल जाएगी, जिससे क्या होगा, एसिडोसिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारे। लेकिन अब सेकंड है, अगर किसी को एल्कलोसिस हो गया मतलब कि ब्लड के अंदर ज़्यादा बेस हो गया, तो क्या होगा उस कंडीशन में कि इंक्रीज O2 इंस्पायरेशन, उस पेशेंट ने क्या कर लिया है कि ज़्यादा O2 ले लिया है, मतलब इंस्पायर कर लिया है, एंड CO2 डिक्रीज, वहाँ पे CO2 का लेवल डिक्रीज हो गया है। तो क्या होगा, सो फॉर करेक्शन डिक्रीज CO2 इंस्पायरेशन, उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो O2 का इंस्पायरेशन है, जो O2 का लेना है मतलब इनहेल करना है, उसको कम करना पड़ेगा। सो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड O2, और जो ब्लड का O2 है मतलब ब्लड का ऑक्सीजन लेवल है वो क्या होगा, वो कम होगा, जिससे कि pH भी कम हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे पहुँच जाएगा, एसिड वाली कंडीशन में पहुँच जाएगा। तो हमारा जो अल्कलोसिस है, बेसिक वाली कंडीशन होगी पेशेंट के अंदर, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में कॉज एसिडोसिस। अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मतलब कि अगर किसी को सांस छोड़ने में दिक्कत आ रही है या फिर मतलब CO2 को वो एक्सपेल नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एसिडोसिस हो सकता है। ऑब्वियसली मैंने ऊपर बताया था आपको कि अगर ज़्यादा CO2 लेवल होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे एसिडोसिस हो जाएगा। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया है, जो CO2 है वो बाहर नहीं निकाल पा रहा पेशेंट, तो क्या होगा, उसको एसिडोसिस हो जाएगा। हाइपरवेंटिलेशन में कॉज अल्कलोसिस, और अगर कोई पेशेंट ज़्यादा O2 ले रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, और CO2 भी क्या कर रहा है, वो CO2 भी कम निकाल रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे अल्कलोसिस हो जाएगा पेशेंट को। अब इसके बाद हमने पढ़ा बफर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब थर्ड है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये कैसे रोल प्ले करता है अपना pH को मेंटेन करने में।
इसमें सबसे जो मेन प्ले रोल करती हैं वो है किडनी। किडनी बहुत अहम रोल प्ले करती है किसमें, पीएच को मेंटेन करने, पीएच को रेगुलेट करने में। किडनी रेगुलेट्स द पीएच ऑफ ब्लड बाय एक्सक्रीटिंग HCO3। कैसे, ये बाइकार्बोनेट आयंस को और H+ आयंस को रिलीज करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करके क्या करती है, ये पीएच जो है बॉडी का, ब्लड का, उसको मेंटेन करती हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि HCO3 को और H+ को, H+ आयंस को इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम के फॉर्म में निकालती हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को एसिडोसिस हो गया है, उस कंडीशन में क्या होगा कि डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ HCO3। क्या होगा कि अगर एसिड बढ़ गया है किसी भी पर्सन के ब्लड में, तो क्या होगा, ये जो HCO3 है, बेस है, HCO3 इज अ बेस, उसके एक्सक्रीशन को कम कर देंगी ताकि क्या हो कि वो बॉडी में रिटेन रहे, मतलब जो HCO3 है वो बॉडी में बना रहे और पीएच इंक्रीज होता रहे, जिससे क्या होगा, एसिडोसिस जो प्रॉब्लम हुई थी वो सॉल्व हो जाएगी। अब सेकंड है अल्कलोसिस। अगर किसी पेशेंट को अल्कलोसिस हो गया फिर क्या होगा, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ HCO3। अभी देखा था हमने यहाँ क्या डिक्रीज हो रहा था क्योंकि वहाँ एसिडोसिस हुआ था, अभी यहाँ बेस बढ़ गया है उसकी बॉडी में, तो क्या होगा कि बेस बढ़ गया है तो हमें पता है कि अब हमें बेस की ज़रूरत नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत है, एसिड की ज़रूरत है कि हमें एसिड आए और इसको न्यूट्रल करे एल्कलोसिस को। तो क्या करेगा, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अभी जो बाइकार्बोनेट आयन है इसको एक्सक्रीट करेगा जल्दी जल्दी ताकि क्या हो, पीएच वो हमारा डिक्रीज हो, मतलब एसिडिक की तरफ जाए, जिससे कि अल्कलोसिस प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं एक बार, एसिडोसिस को और अल्कलोसिस को थोड़ा सा। एसिडोसिस में क्या होता है, इंक्रीज एसिड लेवल इन द ब्लड। जैसे हमने पहले जाना है कि एसिडोसिस क्या होता है, इंक्रीज, इसमें एसिड का लेवल जो होता है ब्लड में वो इंक्रीज बढ़ जाता है। वो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कारण, ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक एसिड प्रोडक्शन। कुछ हमारी बॉडी में ऐसे मेटाबॉलिक एसिड प्रोडक्शन चलते रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट बनते रहते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, इनकी वजह से भी क्या होता है, एसिडोसिस हमारा हो सकता है। सेकंड है इंक्रीज कंजप्शन ऑफ एसिड इंक्रीजिंग प्रोडक्ट, या फिर हम ऐसे प्रोडक्ट ले रहे हैं जो कि क्या करते हैं, जो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसकी वजह से भी एसिडोसिस हो सकता है। और कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट विच डिक्रीज एसिडिक प्रोडक्ट एक्सक्रीशन, या फिर हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं जो कि एसिड के एक्सक्रीशन को ही कम कर रहा है, तो क्या होगा, उससे जो एसिड है वो बॉडी में रिटेन रहेगा और जिससे एसिडोसिस हो जाएगा। या फिर इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बेस, या फिर बेस ज़्यादा निकलेगा बॉडी में से, तो क्या होगा, बचेगा कौन, हमें पता है कि बॉडी के अंदर एसिड और बेस का जो लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी चीज़, अगर ये जैसे बेस है और ये एसिड है, अगर ये कंटिन्यूसली बेस निकलता जाएगा बॉडी के अंदर तो बचेगा क्या, एसिड। एसिड बचेगा तो एसिड क्या में इफेक्ट, वो अपना इफेक्ट दिखाएगा और वो क्या कर देगा, एसिडोसिस कॉज कर देगा। ठीक है, अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, अगर किसी को एसिडोसिस हो गया है तो पता कैसे चलेगा कि उसको ये हो गया है, तो इसमें क्या होगा, ब्रीथलेसनेस हो जाएगी उस पेशेंट को, और रेस्टलेसनेस हो जाएगी, लिथर्सी एंड ट्रिमर्स आने लग जाएंगे। ठीक है, अब इसके मैनिफेस्टेशंस एंड आउटकम्स क्या हैं, अगर ये ज़्यादा टाइम तक होने लग गया और मतलब कि एसिडोसिस काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, तो क्या क्या कॉज कर सकता है ये, सीएनएस डिप्रेशन, इट में कॉज सीएनएस डिप्रेशन कॉज कर सकता है। सीवियर एसिडोसिस, अगर किसी को सीवियर हो गया है तो क्या करेगा, डिसओरिएंटेशन, कोमा एंड इवन डेथ भी कॉज कर सकता है ये, अगर किसी को सीवियर एसिडोसिस हो गया है तो। अब हमारा सेकंड वन है अल्कलोसिस। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज बेस लेवल इन द ब्लड। इसमें क्या होता है कि जो बेस का लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज हो गया है। अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, ये तो पेशेंट की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो बिगड़ गया है, या फिर इंक्रीज कंजप्शन एंड डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बेस, ये तो जो बेस का कंजप्शन है, जो पेशेंट है या फिर कोई भी इंसान है वो क्या कर रहा है, बेस का कंजप्शन, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं उनका कंजप्शन ज़्यादा, उनको ज़्यादा ले रहा है। या फिर डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बेस, जैसे मैंने बताया आपको, बेस का जो एक्सक्रीशन है, जो उसका निकलना चाहिए बाहर, वो कम निकल पा रहा है, तो ऑब्वियसली वो बॉडी में रिटेन रहेगा।
और उसके रिटेन रहने की वजह से क्या होगा कि अल्कलॉसिस कॉज हो जाएगा। हाइपर वेंटिलेशन, क्यों? अगर ज़्यादा CO2 निकलती जाएगी हमारी बॉडी में से तो क्या होगा, ज़्यादा CO2 निकलेगी तो बचेगी क्या, O2 बचेगी। और O2 हमें पता है कि हमने पढ़ा था पहले कि क्या कॉज कर सकती है, अल्कलॉसिस कॉज कर सकती है। फिर फोर्थ वन है हमारा एंडोक्राइन डिसऑर्डर। अगर किसी पेशेंट में एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी हैं तो वहाँ भी अल्कलॉसिस कॉज हो सकती है। इसके रीजंस हैं ये। अब साइन एंड सिम्टम्स, अगर किसी पेशेंट को अल्कलॉसिस हुआ है तो पता कैसे चलेगा कि उसको अल्कलॉसिस हुआ है, तो रेस्पिरेटरी स्लो, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा उसका वो स्लो हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। आर्ट्रियल ट्रैकीकार्डिया, जो आर्ट्रियल ट्रैकीकार्डिया मतलब जो आर्ट्रिया है, आर्ट्रिया ट्रैकीकार्डिया, उसकी जो बीटिंग है, बीटिंग स्टेट हाई हो जाएगी, मतलब बीटिंग तेजी से बीट करने लगेगा वो। फिर है डिसअरिथमियाज, मतलब कि इरेगुलरिटीज ऑफ हार्ट, मतलब उसकी जो रिदम होगी, हार्ट की रिदम होगी, उसमें क्या हो जाएगा, इरेगुलरिटीज आना स्टार्ट हो जाएगी एंड एक्सेट्रा। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अब क्या है मैनिफेस्टेशंस एंड आउटकम्स। अब अगर ये ज़्यादा हो जाता है अल्कलॉसिस तो क्या क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर। कन्वल्जन्स हो सकते हैं उस पेशेंट को, मसल्स स्पाज्म आ सकती है, मसल्स मतलब मसल्स में किसी तरह का मरोड़ वगैरह हो सकती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि वो अपना होश खो बैठ सकता है। नर्वसनेस हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है उस पेशेंट की। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कुछ, इसमें पीएच स्केल के बारे में बताया, रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में बताया, उसमें बताया बफर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और फिर बताया एसिडोसिस और अल्कलॉसिस के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, विच इज़ NC Pharma Studies। थैंक यू।